मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नवान परम पुरुष हो गावे संत सुजान धन्य धन्य सतगुरु सुखदान महिमा कही न जाए जो कछु कहा मोते कछु नमस्कार। मुद मंगलमय साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठी रहना चाहिए। हलचल नहीं करना चाहिए। अपने मुंह को बंद रखना चाहिए और जो वक्ता है उसको देखते रहिए, देखते रहना चाहिए। एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, जब तक मैं बोलता रहूं तो मंच के आगे कोई भी प्रणाम करने के लिए, चढ़ाने के लिए नहीं आना है। लेकिन इसके लिए जो सत्संग कराने वाले उनको व्यवस्था करना पड़ेगा। दोनों तरफ एक एक आदमी नियुक्त करते हैं, किसी को सामने नहीं आने दें। सामने आने से ख्याल बढ़ता है। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मनुक्ता आ गया होगा, तो मैं एक छोटा सा संस्मरण गुरुदेव का सुनाता हूँ। इस वजह उन्होंने क्या कहा सो कहूँगा। पूर्वाह्न लगभग 7-8 बजता होगा। कुप्पा घाट की बात है। गुरुदेव अपने आसन पर, शनकन के आसन पर लेटी हुई थी। मैं उनके समीप में था। एकाएक मेरी दृष्टि के चेहरे पर गई तो देखता क्या हूँ, चेहरे पर एक फुंसी हो गई है। अब फुंसी लाल हो गई है तो मेरे मन में आया फुंसी लाल हो गई है, दर्द जरूर होता होगा। अच्छा, पहले गुरुदेव से पूछ लेता हूँ। अगर कहेंगे दर्द होता है तो कुछ संसेवा से पूछ करके कोई मलहम लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हम क्या किए, गुरुदेव के दाहिने हाथ की एक उंगली को पकड़े और उन्हीं की उंगली को फुंसी पर रखे। इसके बाद मैं अपनी मातृभाषा में निवेदन किया, हजूर यहाँ फुंसी भए गेल छै,
लाल हो गेल छै, एकरा में दर्दो होइ छै। तो गुरुदेव बोले देखो फुंसी हुई है, हमको दर्द नहीं होता है। मतलब क्या हो गया? देह में रहते देह से अलग, यह संत की अवस्था है। देह को फुंसी हुई है, हमको दर्द नहीं होता है। इन्होंने बुद्धि में समझाने के ख्याल से तरह तरह से ईश्वर स्वरूप की चर्चा की है। महर्षि पदावली में उन्होंने लिखा है, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। फिर दोहराते याद रखिएगा, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। अब इसको इस तरह समझने का प्रयास करना चाहिए, सब में व्यापक सब ते न्यारा। कोई वस्तु है, उसमें जो जो वस्तु है वह वस्तु व्याप्य है, जो घुसे हुए व्यापक है। तो सब में व्यापक और सब ते न्यारा, सब में घुसे हुए सबसे बाहर है। तो किस तरह से? गौर से सुनिएगा। आप एक देखने के ख्याल से एक कांच का बर्तन ले लें, मिट्टी पानी घोल करके उसमें आप दे दें। आप देखेंगे थोड़ी देर में धीरे धीरे मिट्टी पेंदे में बैठ गई है, पानी मिट्टी में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। मिट्टी व्याप्य, पानी व्यापक है। मिट्टी से पहले पानी बना है। मिट्टी की अपेक्षा पानी सूक्ष्म है। मिट्टी की जितनी दायरा, उससे अधिक दायरा पानी का है। हम आप देखते हैं मानचित्र में, ऐसा लगता है 4 हिस्से में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा ही मिट्टी है। तो मिट्टी के कण कण में पानी व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखा है। तो मिट्टी के कण कण में जो पानी व्यापक होकर के अपना बाहर रखा है, तो मिट्टी पानी इसके पहले क्या बना? पानी से पहले क्या बना? तो पानी से पहले बना है अग्नि तत्व। मिट्टी से पहले बना पानी, पानी से पहले बना अग्नि। तो जैसे मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखता है, जिसको हम आंख से देखते हैं, इसी तरह से मिट्टी और पानी दो तत्वों में अग्नि तत्व व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। अग्नि तत्व से पहले क्या बना? हवा। अग्नि से हवा का दायरा बेशी है। अग्नि तत्व से हवा पहले बना है। तो यह हवा मिट्टी के कण कण में, पानी में, हर जगह, और अग्नि यानी गर्मी में भी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। क्यों? हवा आकाश से हवा अग्नि से पहले बना है। हवा से पहले क्या बना?
हवा से पहले बना है आकाश। हवा का स्पर्श होता है, आकाश का स्पर्श नहीं होता है। हवा से, आकाश से हवा उत्पत्ति हुई है, तो हवा की दायरा से आकाश का दायरा बेशी है और हवा से सूक्ष्म भी है। इसलिए आकाश मिट्टी में, पानी में, अग्नि में और हवा में, चार तत्वों में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे। कौन? आकाश। अब देखिए आकाश, जिस आकाश के अंदर में पृथ्वी है, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, फिर भी आकाश खाली है। इस आकाश की उत्पत्ति कहां से हुई है? तब का आप कहेंगे अपने आप हो गया होगा। नहीं, अपने आप नहीं हुआ है। जिससे आकाश की उत्पत्ति हुई है वो आकाश से बेसी सूक्ष्म है। उस आकाश से उसकी दायरा बेसी है। तब आपको वो क्या है? तो महापुरुषों ने कहा समष्टि अहंकार। तो आपको समष्टि अहंकार क्या हो गया? हमारे शरीर के भीतर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार इंद्रियां है। तो शरीर के अंदर में है, इसलिए इसको कहा गया व्यष्टि रूप में। ये व्यष्टि रूप में है, जो भीतर भी है बाहर भी है, उसको कहा समष्टि। तो आकाश की उत्पत्ति हुई है समष्टि अहंकार से। आकाश से बेसी दायरा समष्टि अहंकार का है। आकाश से बेसी समष्टि अहंकार है। इसलिए समष्टि अहंकार मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में और आकाश में भी सघनता से घुस करके अपना मंडल बाहर रखे हैं। कौन? समष्टि अहंकार। अगर विचार कीजिए समष्टि अहंकार का दायरा कितना बड़ा होगा, कितना पतला होगा। जिस आकाश में हम लोग अपना काम धंधा करते हैं, क्या इसका स्पर्श होता है? स्पर्श नहीं होता है। इस आकाश में बेसी पतला, उसका स्पर्श होगा? नहीं होगा। कितना पतला समष्टि अहंकार। इसलिए समष्टि अहंकार मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में और आकाश में व्यापक होकर के, ऐसा नहीं समझे कहीं कहीं कम कहीं बेसी, सघनता से एक समान घुस करके अपना मंडल बाहर रखे। अब विचार कीजिए कितना बड़ा होगा, कितना बारीक होगा। फिर भी यह ससीम ही है, मतलब इसकी सीमा है। यह भी किसी से बना है, किसी उत्पन्न हुआ है। जिसे उत्पन्न हुआ वैसे बड़ा जरूर होगा, इससे सूक्ष्म जरूर होगा, उसकी व्यापकता अधिक जरूर होगी। वह क्या है? तो महापुरुषों का कहना है वह है समष्टि बुद्धि। हम लोग शरीर के भीतर में जो बुद्धि है, यह व्यष्टि रूप में जो भीतर और बाहर दोनों जगह है, उसे क्या समष्टि। अब विचार की समष्टि बुद्धि का दायरा कितना बड़ा होगा, कितना बारीक होगा, सूक्ष्म होगा। इसलिए समष्टि बुद्धि मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में और समष्टि अहंकार में
सघनता से व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे। कौन? समष्टि बुद्धि। याद रखिएगा, समष्टि बुद्धि। अब विचार की समष्टि बुद्धि कितना बारीक, कितना महीन होगा, कितनी उसकी व्यापकता होगी, फिर भी यह ससीम ही है या किसी उत्पन्न हुआ है? किसी उत्पन्न हुआ है? साम्यावस्थानी जड़ाधर्म का मूल प्रकृति से, जिसको महाकर्म मंडल कहा गया है। तब आप कहेंगे महाकर्म मंडल को साम्यावस्थानी जड़ाधर्म का मूल प्रकृति क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया यहां पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण समावस्था में रहता है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया समझधारणी जड़ाधर्म का मूल प्रकृति। साधारण भाषा में महाकर्म मंडल। अब देखिए महाकर्म मंडल यहीं तक जड़ मंडल है, यह कितना बड़ा होगा, कितना बारीक होगा। बड़ा और बारीक होने के कारण यह मूल प्रकृति मिट्टी के कण कण में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समष्टि अहंकार में और समष्टि बुद्धि में भी व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे। कौन? मूल प्रकृति। यहां तक जड़ मंडल हो गए। यह भी ससीम है, मन इसकी सीमा है, इसको अवकाश है। यह भी किसी से बना है, जिससे बना हुआ जरूर इससे बेसी बड़ा होगा, जरूर पतला होगा। यह किससे बना? क्रमशः। तुम आपसे कहना है प्राप्त प्रकृति से, जो कैवल मंडल बोलते हैं। अगर प्राप्त प्रकृति की व्यापकता बहुत बड़ा, बहुत बारीक, अधिक विस्तार वाला, इसलिए यह प्राप्त चेतन मंडल, कैवल मंडल मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा में, आकाश में, समष्टि अहंकार में, समष्टि बुद्धि में और मूल प्रकृति में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे।